नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत में आती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कैसे वो एक व्यापारी बनकर आता है और कैसे एक शासक बनकर के जो है वो उभरता है। यानी एक चूहा का आगमन होता है और एक शेर के रूप में जो है वो अपने आप को जो है स्थापित करता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आज से जो है लगभग 700 वर्ष पीछे, यानी 1600 ईस्वी से हम आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। इसमें कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कौन मुगल शासक के दरबार में उसका पहला जो है राजदूत आता है, कौन मुगल शासक जो है भारत में व्यापार करने का उसको अधिकार प्रदान करता है, फिर कैसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाती है और धीरे धीरे जो है जब भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ होता है उस रियासतों का फायदा उठा करके एक ऐसे भारत में जो है कंप्लीट रूप से जो है एक डिसीजन मेकर के रूप में उभरता है। तो चलते हैं हम उन कहानी के पीछे। तो आपको जानना होगा कि भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो होता है वो 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ईस्वी में होता है और इस समय जो होता है वो मुगल शासक अकबर होता है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय मुगल शासक अकबर होता है और भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार जो है वो जहांगीर सौंपता है। कब? 1610 ईस्वी में। क्योंकि अकबर की मृत्यु कब होती है? अकबर की मृत्यु होती है आपको 1605 ईस्वी में और उसके बाद जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर जो है आपको क्या करता है? जहांगीर और यहाँ अकबर। तो जहांगीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है और जब ये व्यापार शुरुआत करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसकी व्यापार में मुनाफा कमाने के कारण जो व्यापार में इतना अधिक मुनाफा कमाता है कि इसकी व्यापारी नीति जो है वो बदल जाती है। किस में? साम्राज्य विस्तार में। साम्राज्य विस्तार में। और अब ये जो है सोचता है क्या कि हम किस तरह से जो है इंडिया पर जो है अपना आधिपत्य जो है साम्राज्य जो है स्थापित करें। तो इसकी व्यापारी नीति साम्राज्य विस्तार में बदलती है और इस क्षेत्र में जो है ये दो निर्णायक युद्ध लड़ता है। एक पलासी युद्ध और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बक्सर युद्ध। पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध। यहीं पे आपको ध्यान देना होगा कि भारत में जो है पहली बार जो इसकी फूट डालो और शासन करो की नीति का जो है प्रयोग जो है वो पलासी युद्ध में करता है। वो पूछेंगे आप कैसे? तो इसमें है कि पलासी युद्ध जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी होता है रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो होता है वो सिराजुद्दौला होता है। बंगाल का नवाब जो है आपका सिराजुद्दौला होता है। तो सिराजुद्दौला वास्तविक रूप से जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव से जो है यानी कहा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सैनिकों से जो है काफी शक्तिशाली था। तो रॉबर्ट क्लाइव ये देख चुका था, स्टडी कर चुका था कि यदि हम जो है सीधा सीधी सिराजुद्दौला से जो है टकराते हैं तो इसमें हमें क्या हाथ लगेगी? इसमें हमें जो है हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से सीधा सीधी टकराने के बजाय जो है फूट डालो और शासन करो नीति का जो है अनुसरण करता है और इसमें जो है सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति होता है, मुख्य सेनापति मीर जाफर या ये
इसका सिराजुद्दौला का सेनापति भी होता है और सिराजुद्दौला का बहनोई भी होता है। तो मीर जाफर को जो है ये बंगाल की गद्दी, ये मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का जो है लोभ देता है कि भविष्य में यदि सिराजुद्दौला से युद्ध होता है और आप यानी मीर जाफर यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाता है तो युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब के रूप में जो है मीर जाफर को नियुक्त किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। यह लालच दे करके मीर जाफर को जब पूर्ण रूप से जो है रॉबर्ट क्लाइव अपनी ओर मिला लेता है तो आपको सिराजुद्दौला से युद्ध का जो है प्रपंच रचता है और यह युद्ध होता है, पलासी युद्ध होता है आपका 23 जून 1757। 23 जून 1757। हालांकि ये भी आपको जानना है कि इस पलासी के युद्ध जो है लड़ा गया मुर्शिदाबाद में और युद्ध का नाम दिया गया पलासी का युद्ध। तो भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा युद्ध है जो जगह के नाम पे नहीं बल्कि जो है प्रकृति के नाम पे दिया गया। ऐसा क्या है प्रकृति का नाम? तो पलास जो है एक पौधा होता है, पेड़ होता है और पलास के पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण आपका मुर्शिदाबाद में लड़े गए युद्ध का नाम जो है, मुर्शिदाबाद के जगह में लड़े गए युद्ध का नाम जो है वो पलासी का युद्ध दिया गया। तो इस युद्ध में आपका सिराजुद्दौला का पराजय होता है क्योंकि मीर जाफर जो है युद्ध भूमि में तो जाता तो है लेकिन क्या करता है, तटस्थ रहता है, साइड रहता है और साइड रहने के कारण सिराजुद्दौला का जो है हार होता है और आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है जीतता है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और जैसा ये वादा करता है मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज से वादा करता है कि हम तुम्हें जो है नवाब बनते ही जो है उपहार स्वरूप 1 करोड़ रुपया जो है इनाम में देंगे। दूसरा वादा करता है कि जो कंपनी की जो सेना का खर्च होगा वो जो है वहन बंगाल का नवाब यानी मीर जाफर करेगा। तीसरा जो है एक शर्त मंजूर करता है कि जितने भी बर्धमान, चिटगांव, मिदनापुर, ये जो आपका बंगाल का जो है काफी उपजाऊ क्षेत्र है जिसका टैक्स वसूलने का अधिकार भी मीर जाफर किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इस तरह से जो है जितने भी आय का स्रोत था उस पर अंग्रेजी कंपनी का जो है हुकूमत हो गया और खर्च करने का जो है अधिकार जो है वो मीर जाफर अपने माथे पे रख लिया। जब इनकम का स्रोत कंप्लीटली जब बंद हो जाता है और जब राजकोष खाली हो जाता है तो मीर जाफर जो है छटपटाने लगता है अंग्रेजों के नियंत्रण में और जब छटपटाने लगता है तो अंग्रेज भी सोचता है क्या कि हमें मीर जाफर से जो लेना था वो तो मैंने लिया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मैं यहाँ आया व्यापारी बन करके और अब जो है मैं भारत के एक बड़े प्रांत पर जो है अधिकार स्थापित किया मीर जाफर के सहारे। अब इसका मेरे लिए कोई अब जो है कोई वैसा उपलब्धि नहीं है। अब मीर जाफर को हटाता है और मीर जाफर के जगह पे मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को जो है आपको बंगाल का नवाब बनाता है। देखिए ये फूट डालो शासन को रोक पे जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ यूज किया मीर जाफर को जो इसका बहनोई और सेनापति था, मीर जाफर के खिलाफ यूज कर रहा है मीर कासिम को जो मीर जाफर का दामाद होता है। तो इस तरह से जो है मीर कासिम को अब बंगाल का नवाब बनाता है क्योंकि राजकोष जब खाली हो गया तो मीर जाफर को अंग्रेज अपना अविश्वासी समझने लगता है। अब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो यह एक स्वतंत्र और काफी दूरदर्शी जो है स्वभाव का व्यक्ति होता है और ये देखता है कि जो है ये देखता है कि
मुगल नवाब पे जो है, जो बंगाल के नवाब हैं, उन पे अंग्रेज के हावी होने का मुख्य कारण मुर्शिदाबाद जो मुगल नवाबों की जो राजधानी थी, काफी नजदीक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कलकत्ता से। तो ये अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके स्थानांतरित करके मुंगेर लाता है, और मुंगेर में जो है अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मुंगेर में बारूद की फैक्ट्री स्थापित करता है। आज भी बारूद की फैक्ट्री है, बंदूक बनाने के कारखाना मुंगेर में ही है। और अपने सैनिकों को, मीर कासिम जो होता है वो अपने सैनिकों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए जो है एक समरू नामक जो है जर्मन सैन्य अधिकारी को नियुक्त करता है। तो अब अंग्रेज देख रहा है कि भाई ये तो मीर जाफर से कई गुना आगे निकल गया सुधारात्मक कार्य में। तो ये सब अंग्रेज अब मीर कासिम को अपना सरदर्द मानने लगे, अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है। और जब प्रतिद्वंदी मानने लगता है तो मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। तो इस घटना को मीर कासिम अपने स्वाभिमान पर लेता है और मीर कासिम जो है अंग्रेजों से टकराने का निश्चय करता है। और अब ये भी देख चुका होता है मीर कासिम कि अंग्रेज जो है काफी अब जो है शक्तिशाली हो चुका है भारत में। और जब काफी शक्तिशाली हो चुका है तो मीर कासिम चला जाता है कहाँ? अवध के नवाब शुजा उदौला के पास। उस समय जो है वहां दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय भी मौजूद होते हैं। और ये तीनों यानी अवध के नवाब शुजा उदौला, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम जो है, तीनों संयुक्त रूप से जो है अंग्रेजों से टकराने का निश्चय करता है। और यह मौका जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मिलता है। बक्सर बिहार में बक्सर है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति होता है हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति होता है हेक्टर मुनरो। और ये जो है आपको क्या करता है? ये संयुक्त सेना को पराजित करता है। ये संयुक्त सेना को पराजित करता है। और वास्तव में देखिए जो एक व्यापारी कंपनी आई, अब वो जो भारत में जो है एक वास्तविक शासक के रूप में अपना जो है यहाँ जो है खूंटा जो है मजबूत करता है। जब बक्सर के युद्ध जीत लेता है तो भाई 1600 में आया, 1610 में व्यापार किया और 1764 में ये अपने आप को जो है काफी मजबूत किया। जब काफी मजबूत किया तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि ये किसकी अनुमति? तो ब्रिटेन के जो है महारानी जो होती है एलिजाबेथ प्रथम से जो है ये शाही फरमान प्राप्त करके भारत में व्यापार करने के लिए आता है। तो भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनी आ रही है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। अब जो है ये भारत में एक डिसीजन मेकर बन गया। तो अब ब्रिटेन की महारानी सोच रही है कि जिस कंपनी को हमने भारत में व्यापार करने के लिए भेजा वो भारत का क्या हो रहा है? सर्वोसर्वा होने जा रहा है। तो इसी के लिए जो है ब्रिटेन की महारानी जो है ब्रिटिश संसद को जो है कुछ एक्ट पारित करने की जो है अनुमति प्रदान करती है, ताकि जो है भारत में जो है कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाए। और इस क्षेत्र में जो है पारित किया गया पहला एक्ट होता है आपका 1773। पहला एक्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद होता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1873 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम, 1876 ईस्वी का अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का द्वैत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इन सबों के बाद आपका पारित होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
और इसी अधिनियम के बाद जो है भारत आजाद होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दौरान लगभग 1600 से जो है 1610 से जो है 1947 तक जो है हमारे देश पे जो है कुछ हमारे जो है राजाओं की गलती से, कुछ आपसी मतभेद से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मतभेद उत्पन्न किया, फूट डालो शासन करो की नीति बनाई और धीरे धीरे जो है हमारे ऊपर जो है एक काफी लंबे समय तक जो है शासन किया। और हमारे जो है जो भारत जो है हमारा जो देश है वो जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उसे जो है कंप्लीटली जो है दिल खोल करके जो है यहाँ के संसाधनों का जो है इसने क्या किया, भरपूर जो है इसका जो है शोषण किया। और इस तरह से जो है जब हमारे देश के जब युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग में ये आभास हो गया कि संसाधन हमारे देश का और उसका उपयोग जो है यूरोप का एक व्यापारिक कंपनी कर रही है, तो इस दौरान जो है हर एक वर्ग के शिक्षा के लिए जो है विद्यार्थी वर्ग, लेखक वर्ग, किसान वर्ग, ये सभी लोगों के जो है समुदाय के लोगों ने क्या किया, विद्रोह का मार्ग अपनाया। और इसमें जो है छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोह हैं और इन सबों में जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो होता है वो होता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। इसी तरह से जो है अंग्रेज का जो है हर एक समय पे जो है धीरे धीरे भारतीय लोगों का जो विरोधों का सामना करना पड़ता है। और फिर जो है वही एक ऐसा दौर आता है, वो दिन आता है 15 अगस्त 1947 का दिन, जिस दिन जो है उसे भारत को जो है आज़ाद करने की घोषणा करना पड़ता है। तो इन सब स्टेज से गुजरते हुए जो है हमारा देश आज़ाद होता है। जय हिंद, जय भारत।